नाज मीडिया उर्दू में आपका खैर मकदम है। इस वीडियो को पेश करने में ताउन किया है यूनाइटेड हॉस्पिटल सपना मल्टीप्लेक्स के करीब गंपा रोड बेदर, हीलिंग ट्री हॉस्पिटल, मल्टी सुपर स्पेशलिटी बेदर, अहमद टूरिस्ट एंड ट्रैवल्स हज और उम्रा सर्विसेज। आपकी खिदमत हमारे नज़र में किसी इबादत से कम नहीं, आपका एतमाद ही हमारी कामयाबी है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के स्पोक्सपर्सन, हमारे बहुत ही डायनामिक हार्ड वर्किंग लीडर प्रोफेसर वल्लभ जी और हमारे केपीसीसी कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के वाइस चेयरमैन अनिल सर बीदर तशरीफ लाए हैं। मैं इस मौके पर वल्लभ भाई साहब का और अनिल साहब का डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी की जानिब से वेलकम करता हूँ। इसी तरह हमारे अनिल कुमार सर का भी ऐसा पकड़ने आता साथियों, आप सभी को सादर नमस्कार। साथियों, आपने LIC एजेंट का नाम तो सुना होगा, आपने जनरल इंश्योरेंस एजेंट का भी नाम सुना होगा, आपने रियल एस्टेट के एजेंट का नाम भी सुना होगा, आपने टिकट कराने वाले एजेंट का भी नाम सुना होगा, ट्रेन का टिकट, हवाई जहाज का टिकट। पर हमारे प्रदेश में एक 40% कमीशन एजेंट भी है, और वो 40% कमीशन एजेंट, ये मैंने नाम नहीं दिया, ये उन्हीं के पार्टी के MLA ने कहा है, नेहरू ओलेकर ने, कि जो मुख्यमंत्री है वो 40% कमीशन एजेंट है, और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री या गांव-गांव घूम रहे हैं, पर उस 40% कमीशन एजेंट के बारे में अपनी चुप्पी नहीं तोड़ते हैं। जो लगातार देश में महंगाई बढ़ रही है उस पर अपनी चुप्पी नहीं तोड़ते हैं, जो लगातार देश में बेरोजगारी बढ़ रही है उसमें अपनी चुप्पी नहीं तोड़ते हैं, जो लगातार देश में आर्थिक असमानता बढ़ रही है उस पर चुप्पी नहीं तोड़ते हैं, जो लगातार महिलाओं को दबाने का प्रयास किया जा रहा है दिल्ली से लेकर बेंगलुरु तक और बेंगलुरु से लेकर बिदर तक, उसके ऊपर अपनी चुप्पी नहीं तोड़ते। वो क्या कोशिश करते हैं कि कैसे देश में और प्रदेश के लोगों को जातियों में विभाजित कर कर, धर्मों में विभाजित करके अपने वोट ले लें। पर ध्यान रहे, जब तक कर्नाटक के लोगों को 40% कमीशन का उत्तर नहीं मिलेगा तब तक भारतीय जनता पार्टी 40 को पार नहीं कर पाएगी। 40 सीटों से ज्यादा नहीं जीत पाएंगे 40% कमीशन वाले लोग। और आपने ये सुना होगा, दूध की कीमत तो सुनी होगी, दही की कीमत भी सुनी होगी, एक 5 किलो आटे का बैग की कीमत भी सुनी होगी, पर कर्नाटक में मुख्यमंत्री की कीमत 2500 करोड़ रुपया है। ये मैं नहीं कह रहा, ये सब मैंने नहीं कहा, ये उन्हीं के पार्टी के लोग बोल रहे हैं, जिनको बढ़ा चढ़ा के आज वो बात कर रहे हैं कि कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद चाहिए तो 2500 करोड़ रुपया दे दो, और उस आदमी को टिकट भी दे दिया भारतीय जनता पार्टी ने। जिस यतनाल ने ये बोला कि मुख्यमंत्री 2500 करोड़ में बनता है, वो भाजपा का उम्मीदवार भी बन गया। मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि ये भारतीय जनता पार्टी है या ये भ्रष्टाचार को बढ़ाने वाली पार्टी है या ये कमीशन को बढ़ाने वाली पार्टी है। हम आज जब कर्नाटक का चुनाव लड़ रहे हैं तो हम पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, पॉलिटिक्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, पॉलिटिक्स ऑफ ग्रोथ की बात कर रहे हैं, जबकि हमारे विरोधी लोग पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन की बात करते हैं, पॉलिटिक्स ऑफ डिवीजन की बात करते हैं, पॉलिटिक्स ऑफ हेटेडनेस की बात करते हैं, पॉलिटिक्स ऑफ नफरत की बात करते हैं। वो नफरत की राजनीति कर रहे हैं, हम विकास की राजनीति कर रहे हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं, हमारे 5 गारंटियों का आपके पास क्या जवाब है? क्या गृह ज्योति गृह लक्ष्मी गारंटी का आपके पास क्या जवाब है? क्या किसी महिला को 2000 रुपये प्रति माह जो हम गृह लक्ष्मी योजना के तहत 13 मई से
देना चालू करेंगे, उसका क्या जवाब है? क्या 24,000 रुपये प्रति वर्ष एक महिला को, हर परिवार की सीनियर मोस्ट महिला को देने का जो हमारा शपथ है, जो हमारा प्रण है, जो हमारा संकल्प है, उसके बारे में क्या जवाब है? जो इस गृह ज्योति के तहत 200 यूनिट मुफ्त बिजली प्रति कर्नाटक के परिवार को देने का जो हमारा संकल्प है, उसके बारे में आपका क्या जवाब है? जो युवा निधि के तहत हर ग्रेजुएट युवा को 3,000 रुपये प्रति माह देने का जो हमारा संकल्प है, उसके बारे में आपका क्या जवाब है? जिस शक्ति स्कीम के तहत कर्नाटक में 300 साल के 365 दिन महिलाओं को स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसेज में मुफ्त ट्रेवल करने का जो हमारा संकल्प है, उसके बारे में आपका क्या जवाब है? जिस अन्न भाग्य योजना के तहत हर परिवार के हर सदस्य को 10 किलो चावल मुफ्त देने का हमारा संकल्प है, उसके बारे में क्या जवाब है? और साथियों, एक बड़ा रोचक तथ्य बताता हूं। आप ब्रह्मांड में ऐसी कोई चीज सोच लो जहां पे इन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया हो। ऐसी कोई चीज सोच ही नहीं सकते। बिटकॉइन से लेकर टेंडर तक, अंडे चोरी से लेकर कोऑपरेटिव बैंक तक, राघवेंद्र बैंक से लेकर विजेंद्र स्कैम तक, पुलिस सब इंस्पेक्टर से लेकर असिस्टेंट इंजीनियर तक, जूनियर इंजीनियर से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर तक, हर चीज का रेट कार्ड तय कर दिया। ये अंडा चोर लोग हैं। गरीब बच्चों के अंडे तक खा गए। कोविड के मेडिकल इक्विपमेंट्स में इन्होंने भ्रष्टाचार किया। ब्रह्मांड में ऐसी कोई चीज नहीं है जहां भ्रष्टाचार नहीं किया। प्रधानमंत्री जी को कई लोगों ने चिट्ठी लिखी, हमने लिखी, चलो मान लो प्रधानमंत्री जी हमसे घृणा करते हैं, नहीं पढ़ी हमारी, पर कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन के चेयरमैन ने चिट्ठी लिखी कि कर्नाटक की सरकार जो भी करती है उसमें 40% कट खाती है। उसका जवाब क्यों नहीं दिया प्रधानमंत्री जी? आपको प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ओनर्स ने लिखा कि कर्नाटक की सरकार 40% कमीशन खाती है, उसका जवाब क्यों नहीं दिया? मठों के स्वामी जी ने लिखा कि आप कर्नाटक की सरकार 30%, वहां पे उन्होंने 10% डिस्काउंट दिया, बाकी लोगों से 40% कमीशन खाते हैं, स्वामी जी से 30% ही खाया, ये डिस्काउंट दिया उन्होंने, 30% कमीशन खाया। उसका जवाब क्यों नहीं दिया प्रधानमंत्री जी? अंडे खा गए गरीब बच्चों के। ये जो अंडे खाने वाले लोग हैं, ये 40 के ऊपर नहीं रहने वाले। और एक बात और बोलना चाहता हूँ आपके एरिया के लोगों को और आप सभी लोगों को, क्योंकि आप जब दिखाएंगे जब ही उन तक मेरी बात पहुंचेगी। एक रीजनल पार्टी भी यहाँ पर चुनाव लड़ रही है, उसका इतिहास लोग देख लो। जब जब संकट आया वो पार्टी किसके साथ जाकर खड़ी हुई और किसके साथ उसने सरकार बनाई, ये याद रखिएगा। उस पार्टी को अगर आप वोट दे रहे हो तो वोट किसको जा रहा है? अंडा चोरों को ही जा रहा है, 40% कमीशन खोरी को ही जा रहा है। उस पार्टी को अगर वोट जा रहा है तो कोऑपरेटिव बैंक के स्कैम करने वालों को ही जा रहा है, विजेंद्र के स्कैम में ही जा रहा है, पीएसआई के स्कैम में, पुलिस सब इंस्पेक्टर के स्कैम में ही जा रहा है, असिस्टेंट इंजीनियर के घोटालों में ही जा रहा है, जूनियर इंजीनियर के नियुक्तियों के घोटालों में ही जा रहा है, असिस्टेंट प्रोफेसर के नियुक्ति के घोटाले में ही जा रहा है। सो ध्यान रहे, आपके माध्यम से मैं सभी इस साइड के, जो इस शहर के, इस जिले के जितने भी हमारे मतदाता भाई हैं, पहली कैबिनेट में 13 मई को सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट में 5 गारंटियां लागू अक्षरस्थ करी जाएगी उसमें। और इसका एक और आपको उदाहरण देता हूं। हिमाचल में हमने कहा कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम चालू करेंगे, हमने की, पहली कैबिनेट में की। आज ये नतीजा आया कि शिमला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव के नतीजा आए, वहां से भाजपा साफ हो गई। तो ये हमारा कमिटमेंट बता रहा है। हमने कहा 2009 में लोकसभा चुनाव से पूर्व कि हम लोगों को अधिकार देंगे, तो हमने राइट टू एम्प्लॉयमेंट का अधिकार दिया, मनरेगा आई। हमने राइट टू फूड का अधिकार दिया, फूड सिक्योरिटी एक्ट है। हमने राइट टू इंफॉर्मेशन का अधिकार दिया, ट्रांसपेरेंसी आई, भ्रष्टाचार खत्म हुआ।
हमने राइट टू एजुकेशन का अधिकार दिया, सभी बच्चों को एजुकेशन स्कूल में मिलने लगी, मिड डे मील स्कीम चालू हुई। हम राइट्स देने में विश्वास करते हैं। 7.5 लाख करोड़ 2009 में किसानों के ऋण माफी का हमने बोला, हमने करके दिखाया। राजस्थान में हमारी सरकार है, वहां पे हमने कहा कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे, लागू की। हमने बोला राइट टू हेल्थ देंगे, जिसमें 25 लाख रुपए तक का प्रति व्यक्ति का बीमा है मेडिकल का, तो हमने दिया। तो हमारा इतिहास है कि जो हम वादा करते हैं उसके लिए हम ये नहीं बोलते कि हम तो जस्ट जुमला कह रहे थे, हम ऐसी बात नहीं कहते। हम जो बोलते हैं वो हम करके दिखाते हैं, ये हमारा इतिहास है और ये 5 गारंटियां हमारा संकल्प। और दूसरी तरफ हमारा मुकाबला 1.5 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार पिछले 3 साल में जिन्होंने किया उससे। तो ये चुनाव है पिछले 3 साल के 1.5 लाख करोड़ के भ्रष्टाचार बनाम 5 गारंटियां। ये चुनाव है भ्रष्टाचार बनाम वादों को सच्चे मन से पूर्ण अक्षरश लागू करने का। ये चुनाव है पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन बनाम पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट, पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस का। और निश्चित रूप से जिस तरह का माहौल है, 150 से 1 सीट कांग्रेस पार्टी की कम नहीं आ रही, 150 प्लस इज द टारगेट। हम उस टारगेट को पूरी तरह से अचीव करेंगे। और जिस तरह का माहौल है, मैं हर जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हुआ हूँ। कल मैंगलोर, उडुपी, पूरे एरिया में मैंने 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जिस तरह का माहौल है, लोग अब उब चुके हैं। लोग अब विभाजन की बात करने से भी उनको उल्टी आने लगती है, ना सुनना चाहते हैं। लोग ये पूछ रहे हैं कि चुनाव बाद हमारे बच्चों को रोजगार कहाँ मिलेगा, चुनाव बाद मेरे घर की जो महंगाई से जो मैं त्रस्त हूं, क्योंकि 411 रुपए का सिलेंडर मोदी जी ने 1150 का कर दिया, उससे मुझे कैसे निजात मिलेगा। लोग ये पूछना चाह रहे हैं कि जिस तरह का तनाव का वातावरण समाज में बना दिया है, उस तनाव के वातावरण से मुझे कैसे इलाज मिलेगा। और इस इलाज के लिए हमारे 5 संकल्प है, हमारा पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है। हम लोगों को विभाजन करके, लोगों को पोलराइज करके अपनी राजनीति नहीं करते, हम परफॉर्मेंस और डेवलपमेंट की राजनीति करते हैं। मैं आपके सवालों के लिए तैयार हूं। आपके जो जो सवाल है, आपका एक एक सवाल का मैं उत्तर देने का प्रयास करूँगा। सर, कांग्रेस पार्टी अगर इतना संघर्ष कर रही है तो फिर गुजरात के चुनाव होते हैं, नागालैंड और हिमाचल, यहाँ पर सब कांग्रेस का जो है वीक क्यों हो रही है? हिमाचल में हमने सरकार, हिमाचल में आई है, नागालैंड में तो नहीं आई है। नहीं आई, गुजरात में सर भारी बहुमत से जीती है। मानता हूँ, पर ये कहना कि हम चुनाव नहीं जीते, हमने हिमाचल में हमारी डायरेक्ट फाइट थी भारतीय जनता पार्टी से। हमने कमिट किया कि चुनाव होते ही पहली कैबिनेट में ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करेंगे। हमने किया, लोगों में विश्वास जगा। आज शिमला के जब नतीजे आए नगर निगम के, तो भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। तो हम जो कहते हैं वो करते हैं। आपने सही कहा, कुछ राज्यों में हमें हार का सामना करना पड़ा, हम उसके बारे में भी चिंतित हैं, हम उसके बारे में भी विचार विमर्श कर रहे हैं, पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि कहाँ कमी रह गई। पर यहाँ पर कर्नाटक की धरती पर पोलराइजेशन और डिवीजन की राजनीति नहीं चलती है, यहाँ पर परफॉर्मेंस और डेवलपमेंट की राजनीति चलती है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, और इस उदाहरण को आप सोचिएगा कि आज से 5 साल पहले कर्नाटक की खबर जब देश में छपती थी दिल्ली में, तो ये छपती थी कि आईटी इंडस्ट्री की ये एमओयू हुआ, इतने लाख हजार लोगों को आईटी इंडस्ट्री में रोजगार मिला, इतने इंजीनियरिंग कॉलेज है, इतने मेडिकल कॉलेज है, इतनी शिक्षा की दर यहाँ पर बढ़ रही है। आज क्या खबर छपती है? आज क्या खबर छपती है कर्नाटक से? खबर ये छपती है कि किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को घेरा और मार दिया पीट पीट कर। आज यहाँ के मंत्रियों के बयान क्या छपते हैं कि नंदिनी दूध जो कर्नाटक मिल्क फेडरेशन की ब्रांड है उसको खत्म करो, हमें नहीं चाहिए। वी आर फेड अप, हमें 1 नेशन 1 मिल्क नहीं चाहिए, एक देश एक दूध नहीं, हमें हर प्रदेश की अलग अलग ब्रांड चाहिए। दिल्ली में मदर डेयरी चाहिए, कर्नाटक में नंदिनी चाहिए, गुजरात के अंदर अमूल चाहिए, राजस्थान के अंदर सरस चाहिए। हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाले लोग हैं, एक विविधता में एकता में विश्वास करते हैं।
हम सब अलग अलग हैं, पर हमारा तिरंगा एक है जिसके नीचे हम सब लोग खड़े होते हैं। भारतीय जनता पार्टी जिसकी शीर्ष जो संस्थान है आरएसएस, 55 साल तक, आजादी के 55 साल तक तिरंगा नहीं लगाया आपने ऊपर, बोले तिरंगे को हम नहीं मानते। हम संविधान के अनुसार चलने वाले लोग हैं, तिरंगे के नीचे बैठकर काम करने वाले लोग हैं। आपने पूछा कि कुछ राज्यों में आपको हार का सामना करना पड़ा, मानता हूँ मानता हूँ ना, मैं भागने वाला आदमी नहीं हूँ, मानता हूँ। और ये मानता हूँ कि कुछ ना कुछ कमी रही होगी, उन कमियों को दूर कर रहे हैं, पर हमारा इतिहास है कि जो हमने कमिट किया है वो डिलीवर किया है। हमने ये नहीं कहा आज रात 12 बजे से 15 लाख रुपए, 2 करोड़ नौकरियां प्रति वर्ष, स्मार्ट सिटी, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, कहाँ गई वो स्कीम? और इन स्कीमों में किसको फायदा मिला? तो इसलिए हमारा कमिटमेंट है, जो हम कहते हैं वो करते हैं। कर्नाटक की सरकार भी, कर्नाटक की जो मौजूदा सरकार है वो 40% भ्रष्टाचार की सरकार है। और प्रधानमंत्री को यहाँ पर जब भी आए, आज मुझे पता चला कि देश के गृह मंत्री भी इसी एरिया में है, अमित शाह साहब, आप यहाँ पर हो तो मेरे पत्रों का जवाब मत दो, पर कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन की चिट्ठी का तो जवाब दो। वो कह रहा है 40% कमीशन खोर है आपके सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता, मेरी चिट्ठी का जवाब मत दो अमित शाह साहब। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की चिट्ठी का तो जवाब दो, वो कह रहे हैं 40% कमीशन खोर है, मेरा जवाब मत दो, पर मठ के स्वामी जी का तो जवाब दो कि 30% कमीशन खा गए मठ के स्वामी जी से, 10% डिस्काउंट दिया उनको, ये मान रहा हूं, स्वामी जी को 10% डिस्काउंट मिला, बाकी लोगों को नहीं। कमीशन खोरी में उन्होंने, जो कमीशन खोर है उन्होंने स्वामी जी को दिया 10% डिस्काउंट, पर इनका जवाब दीजिए, राइजिंग प्राइस राइज का जवाब दीजिए, राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट का जवाब दीजिए, राइजिंग इनइक्वालिटी का जवाब दीजिए, राइजिंग पोलराइजेशन का जवाब दीजिए, राइजिंग हेटेडनेस इन द सोसाइटी का जवाब दीजिए। ये आप जो चीजें जो लोगों के जीवन को डायरेक्ट इम्पैक्ट करती है उसका जवाब देते नहीं है, और बाकी सारे लोगों को विभाजन करने का जवाब देते जाते हैं। सर ये नहीं होगा। पिछली बार कर्नाटका में कोalition गवर्नमेंट थी, सरकार थी, मिली-जुली जेडीएस और कांग्रेस की। कांग्रेस के कुछ विधायक बीजेपी में जाने से ही बीजेपी की सरकार यहाँ पर बनी, तो क्या आप मानते हैं सर कि इस काम में जो है ये भ्रष्टाचार में एक तरह से कांग्रेस भी जिम्मेदार नजर आ रही है? जिम्मेदार है, कुछ लोग को वो चोरी किए, दे टुक ए डकैती, हमारे कुछ लोगों को चोरी करके वो ले गए, पर जिम्मेदार हम नहीं है, जिम्मेदार उनका मानसिक मनोबल है, जिम्मेदार क्या पता क्या दबाव होगा उनके ऊपर, मुझे नहीं पता। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, एसएफआई और डीआरआई, पुलिस, किसका दबाव होता है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। पर मैं आपको ये जरूर कह सकता हूँ कि 150 सीटें जब आएगी तो कोई भी ताकत दुनिया की कर्नाटक को एक विकसित और आगे बढ़ने वाले राज्य को बनने से कोई भी ताकत नहीं हो सकती। सर कांग्रेस गारंटी कार्ड स्कीम तो लेकर आई है, लेकिन इसकी गारंटी कौन देगा कि फिर से जीतने के बाद वो विधायक फिर बीजेपी में नहीं जाएगा? मैंने आपको बोला कि 150 से 1 सीट कम आएगी नहीं, और 150 सीटें आने के बाद दुनिया की कोई ताकत, अमित शाह साहब सुनिएगा इस बात को और गौर से अपने ध्यान में रखिएगा, दुनिया की कोई ताकत कर्नाटक में इन 5 गारंटियों को इम्प्लीमेंट करने से नहीं रोक सकती। और मैं फिर आपको कहूँगा, जो रीजनल पार्टी चुनाव लड़ रही है उसको चुनाव में वोट देने का अर्थ ये है कि आप 40% कमीशन खोरों को और आगे बढ़ा रहे हैं, आप प्रदेश को करप्शन में और आगे धकेल। सर एक सवाल, अमित शाह के लगातार दौरे हो रहे हैं कर्नाटका में, क्या इससे आपको लगता है कि कांग्रेस पर असर पड़ेगा? यही तो फ्रस्ट्रेशन है कि आपके पास यहाँ पे कौन है? नेता विहीन कर्नाटक भाजपा है, नीति विहीन कर्नाटक भाजपा है, नियत विहीन कर्नाटक भाजपा है। अभी मैं बेंगलोर में देखा, मुख्यमंत्री का एक पोस्टर लगा हुआ था, भाजपा ने लगाया, एक बच्चा ने नीचे लिख दिया 40% कमीशन। ये उनका एक नाम हो गया है मुख्यमंत्री का।
आपने कहीं यहाँ पे चुनाव हो रहे हैं, मुख्यमंत्री के पोस्टर देखे कहीं? पोस्टर किसका लगा है? मोदी जी, अमित शाह साहब। मुझे नहीं पता, बीदर से अमित शाह साहब लड़ रहे हैं क्या चुनाव? बीदर नॉर्थ से वो लड़ रहे हैं और बीदर साउथ से मोदी जी लड़ रहे होंगे। अगर वो लड़ रहे हैं तो बात करो। जो यहाँ पर आपके पास नेता नहीं है, आपके पास चेहरा नहीं है, कोई चेहरा नहीं है, आप नेता विहीन, नीति विहीन और नियत विहीन चुनाव लड़ रहे हो। 40% कमीशन को 40 से 1 सीट ज्यादा नहीं आ पाए। आप बताइए सर। बीदर साउथ के इलाके में आम आदमी पार्टी के एमपी संजय सिंह ने कहा है ये जो गारंटी कार्ड लेकर आई है कांग्रेस, ये डुप्लीकेट है, ये कॉपी है। आम आदमी पार्टी के गाइडलाइंस को यहाँ कर्नाटक में बताया जा रहा है ये रियल होता है और कॉपी होता है। ये वही आम आदमी पार्टी है जिसका एक मुख्यमंत्री, पंजाब का मुख्यमंत्री फ्रैंकफर्ट हवाई अड्डे पर इतनी दारू पी लेता है कि उसको हवाई जहाज से उतारा जाता है। क्या वही आम आदमी पार्टी? दूसरा उप मुख्यमंत्री दारू के घोटालों में अभी अंदर है, क्या वही आम आदमी पार्टी? तीसरा हेल्थ मिनिस्टर तिहाड़ में हेल्थ के घोटाले के अंदर है, वही आम आदमी पार्टी है। ये आम आदमी नहीं, ये दारू प्रेमी पार्टी लोग हैं। इनके बारे में इनको सीरियसली मत लो ज्यादा। इनके बारे में मेरे पास तो खूब समय, पर आपके दर्शकों के पास और आपके पास समय बहुत कम है। इनको सीरियसली मत लो। सर, मैनिफेस्टो जला जाए बजरंग दल की तरफ से, आज ईश्वरप्पा भी गुलबर्गा में जला के ये ईश्वरप्पा वही है जो संतोष पाटिल के डाइंग डिक्लेरेशन में जिसका नाम था, वो ये वही ईश्वरप्पा है ना, जिसने हंस के जो प्रधानमंत्री से बात कर रहा है। प्रधानमंत्री जी, मैं आपको मेरी तरफ मत आइए, हमारे लोगों पे विश्वास नहीं मत करिए। आप अपने काडर के घर गए, संतोष पाटिल के घर गए? कभी आपने उसके परिवार को कंडोलेंस दी? कभी आपने ये कहा कि तुम्हारे परिवार के साथ मैं खड़ा हूं? आज हकीकत ये है साथियों कि और लोग तो छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस बियरर काडर कांग्रेस को वोट दे रहा है। ये हकीकत है इस प्रदेश की आज की तारीख में। इसीलिए हम 150 सीटों की बात कर रहे हैं। जिस व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी सीरियसली नहीं लेती, आप क्यों ले रहे हो? सीरियसली लेती तो बेचारे को ये लिखने पे मजबूर थोड़ी करती कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं। टिकट तक नहीं दिया, उसको आप सीरियसली ले रहे हो। He is non-serious in politics. His own party is not taking him seriously. Why you are wasting your time asking the questions about Mr. ईश्वरप्पा? ईश्वरप्पा को भारतीय जनता पार्टी स्वयं एक सीरियस आदमी नहीं मानती। प्रधानमंत्री जी ने उसको ना टिकट दिया, चिट्ठी लिखने पर मजबूर किया। अभी तक उनको अगर प्रधानमंत्री जी को अपने भाजपा के कैडर के ऊपर अगर विश्वास होता तो ईश्वरप्पा नाम का व्यक्ति जेल के अंदर होना चाहिए था, क्योंकि एक व्यक्ति ने डाइंग डिक्लेरेशन में यह कहा कि मैं इतने हद तक मुझे हैरेस किया गया, उसका जिम्मेवार अगर कोई है तो ईश्वरप्पा है। तो ईश्वरप्पा जी को सीरियसली मत लीजिए। उनका 13 मई के बाद संतोष पाटिल की मृत्यु की पूरी जांच होगी और अगर लॉ में जांच में पाया गया कि उनकी मृत्यु वास्तव में इस हैरेसमेंट के कारण हुई तो कानून के तहत ईश्वरप्पा जी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू सर। यहाँ के कैंडिडेट के बारे में कुछ बताइए। बोलिए ना। आप ऑब्जर्व किए हैं तो मतलब चांसेस कुछ यहाँ पे बीदर जिले में 6 सीटें जी, और मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ जी। 5 सीटों में तो मुझे रिजल्ट देखना ही नहीं, हम जीत चुके हैं और 1 सीट में हम 1-to-1 कंटेस्ट में चल रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है यहाँ की इस बार 6 के 6 सीटें कांग्रेस के पक्ष में आएगी और इस एरिया को उसका हक हमारे जो एमएलएज हैं, जो नए 6 एमएलएज मिलेंगे वो इस एरिया को इसका मामूल हक जरूर देंगे। सर, वो 1 सीट कौन सी है सर? ये तो इतना सर्वे मत पूछिए, नहीं तो कुछ बातें रखिए, पर मैं आपको एकदम टेक्निकल सर्वे की रिपोर्ट क्या बीदर नॉर्थ होगा सर? क्या बीदर नॉर्थ होगा? नहीं, ये आप एज्यूम करते जाइए, पर मैंने आपको कहा 5 सीटों में मुझे रिजल्ट नहीं देखना, कांग्रेस जीत चुकी है। 1 सीट कंटेस्ट। सर, आपका नाम बोलिए। प्रोफेसर गौरव वल्लभ। मेरा नाम प्रोफेसर गौरव वल्लभ है।
मैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का नेशनल स्पोक्स पर्सन हूँ और वर्तमान में कर्नाटक राज्य का मीडिया इंचार्ज हूँ AICC की तरफ से।